आज सॉल्यूशन की क्लास में नया टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करें। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें उनको बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो होती हैं चार। कौन कौन सी? एक होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक चौथी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेंगी, बाकी किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करेंगी। सर ये क्या चीज है, ये कैसे आई, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि जब कभी भी किसी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम मिलाते हैं सॉल्यूट, और वो सॉल्यूट भी कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, कह सकते हैं एनवीएस, एनवीएस। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा सॉल्वेंट में तो क्या होगा? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। देखो कैसे। ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये आकर के सॉल्वेंट के टॉप मोस्ट लेयर पर इकट्ठे हो जाएंगे। ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, और डिपॉजिट होने के बाद क्या करेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे? इसके वेपर प्रेशर को कम करेंगे। यहां से जो वेपर जा रही होगी उसको जाने नहीं देंगे और आकर के टॉप मोस्ट लेयर पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो जैसे ही एनवीएस हम डालते हैं किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है। वेपर प्रेशर के अंदर आई इस गिरावट को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सही है। अब ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, अगर मैं मान लेता हूं कि पहले किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट था और एनवीएस मिलाने के बाद अब जो वेपर प्रेशर है वो PS हो गया। ये कब की बात कर रहा हूं? बिफोर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये प्रेशर कब है? आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से पहले की बात है और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद की बात। अब ये जो इसमें चेंज आया है, तो अगर मैं लोअरिंग को दिखाना चाहूं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की अगर बात करना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा P नॉट माइनस PS, क्योंकि अब कम है पहले ज्यादा था, तो इसको क्या बोलेंगे? P नॉट माइनस PS। इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आगे की बात करेंगे। सर रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है? रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है कि पहले जो था और जो अब है उनका रेशियो। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP से डिनोट कर देते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर बिफोर एडिंग एनवीएस। जो पहले था और अब जो गिरावट आई है उनका अगर रेशियो निकालेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ गए? और राउल्ट का जो नियम था किसके लिए? अगर हम राउल्ट के लॉ की बात कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर मैं बात करूं इस लॉ की, तो ये लॉ कहता था यहीं पर कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ये होता है इक्वल किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के।
तो हम यहां से बात करेंगे कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू चाहिए, ये आपका हो जाएगा लॉ किसका, राउल्ट का लॉ। फिर से समझते हैं एक बार, मैंने कहा कि जब कभी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो ये आकर के इसकी टॉप मोस्ट लेयर में आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने के बाद यहां से इसके वेपर प्रेशर को धीमे धीमे कम कर देगा, और वेपर प्रेशर जो पहले था वो पी नॉट था, अब जो प्रेशर है वो पी एस है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाएगा, और इस लोअरिंग को कंपेयर करें पहले वाले वेपर प्रेशर के साथ तो उसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाएगा। समझ गए यहां तक? इसके बाद राउल्ट क्या कहते हैं, राउल्ट कहते हैं ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन के। यहां से हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन को लिख लिया। अगर इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ गए? इसको नोट करें जल्दी से, आगे की बात करें। बेटा अभी एनबीएस मिलाए हैं तो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ये हम लोगों ने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर ली है। अच्छा सर, आगे और भी बातें होंगी, पहले कुछ चीजों को समझो। देखना, मान लेते हैं एक सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमको दे रखा है पहले से। हमने बोला कि इसका जो ये जो सॉल्वेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमको गिवन है टी, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब क्या किया, इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाले। जब इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आकर के टॉप मोस्ट लेयर पर इकट्ठा हो जाएगा, और जब इकट्ठा होगा तो इसके वेपर प्रेशर को कम करेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जब ये लिक्विड बॉइल हो जाए तो मान लेते हैं कि पहले बॉइल का पता कैसे चलेगा, जब ये लिक्विड बॉइल हो जाएगा इसका मतलब ये है कि इस लिक्विड से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाए, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट है। और अब आकर के अगर ये यहाँ पर लग गए इसका मतलब वेपर को निकलने नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर तो कम कर दिया है। अगर वेपर प्रेशर कम कर दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वेपर बाहर निकलेगा। मैंने कहा अगर कोई हमको फ्रिक्शन रोक रहा है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा वेपर प्रेशर को यहां से बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। तो अगर टेम्परेचर पहले तो ये था, ये बॉइलिंग पॉइंट था किसका, बिफोर एडिंग एनवीएस, ये क्या था, ये बॉइलिंग पॉइंट था लिक्विड का, उस लिक्विड का ये बॉइलिंग पॉइंट है। और अब जब वो मिला दिया है, क्या एनवीएस मिला दिया है, इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया टीबी मान। तो टीबी क्या है, आफ्टर एडिंग एनवीएस। अब ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी, ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी। तो मैंने कहा इनका जो चेंज मैं दिखाऊंगा, जो इनका चेंज है मतलब वही एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब कितना बढ़ गया, पहले मान लो 100 था अब 122 हो गया, तो कितना बढ़ा 22, कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो मैंने बोला जो ये एलिवेशन आया है वो क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी, टीबी माइनस टी, ये क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस टर्म को हम बोलते हैं एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, जब हमने एनवीएस मिला दिए तब। और ये कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, जब तक एनवीएस नहीं मिलाए थे प्योर वाले सॉल्वेंट के, ये बॉइलिंग पॉइंट। अब कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए अगर हम बात करें तो कहते हैं डेल्टा टीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलैरिटी, इसका वो मोलैलिटी, तो इसका मतलब डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा और वो आ जाएगा केबी, और इस केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नाम होता है, और इसका नाम होता है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो मैंने बोला ये जो कांस्टेंट आएगा इसका नाम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अगर मैं आगे चलूंगा और न्यूमेरिकल के लिए मेरे को एक फॉर्मूला अगर बनाना है सर, एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी और मोलैलिटी हो जाएगी डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 तब लगाना है जब ये ग्राम में हो। तो अगर ये ग्राम में है तो आप यहां पर 1000 लगा देंगे। कहते हैं कि जब तक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया था तब तक इसका बॉइलिंग पॉइंट T था। जब इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और वो बॉइलिंग पॉइंट T भी है। तो इन दोनों के बीच में जो चेंज आया है उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे और उसको डेल्टा टीबी से डिनोट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और यहां पर फॉर्मूला लगा करके एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को देख लेंगे। समझ गए इस बात को? आप लोगों को सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। इसको नोट करें, जल्दी से आगे की बात करें। अब बेटा एक क्वेश्चन देखेंगे, इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। शीट का क्वेश्चन नंबर 59, शीट का क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन कह रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम पर मोल is dissolved in 1 kg of water, 1 kg of water in a saucepan at what temperature, at what temperature will this solution boil? Kb की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है प्योर वाटर का 373.15 केल्विन। प्योर वाटर का दे रखा है आपको, ये टी था। अच्छा, बात करते हैं। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। एक केबी दे रखी है, एक हमको दे रखा है टी, और अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबी तो दे रखा है ग्लूकोज कितना है 18 ग्राम, और सर ग्लूकोज है तो इसका मोलर मास हो जाएगा 180 ग्राम, ये भी दे रखा है ग्राम पर मोल, और कितने मास में डिसॉल्व है 1 केजी, 1 केजी, ये गिवन है। अब हम लोग अगर डेल्टा टीबी की बात करेंगे तो डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला क्या पड़ा था अभी, केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए और इंटू 1000 लगाना था अगर ग्राम में होता। अगर ये किलोग्राम में है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं। केबी की वैल्यू 0.52, डब्ल्यू बी 18 अपॉन 180 इंटू 1, आंसर हो जाएगा 0.052 केल्विन। कितना आंसर हो गया 0.052 केल्विन, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बार देखते हैं कि आपको बोला है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉइल। कहने का मतलब आपको एलिवेशन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी, और अगर आप यहां से वैल्यू निकालें 0.052 इक्वल्स टू टीबी माइनस 373.15, इसको इधर लेके आओ तो टीबी बराबर हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052। आंसर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 373.202 केल्विन। आंसर आ जाएगा 373.202 केल्विन। एक बार नोट करें, जल्दी से नोट करें, इसको नोट करेंगे।
आ गया समझ में? अगला सवाल देखना बेटे, एक सवाल और देखेंगे, एक सवाल और देखेंगे इस पर। देखना एक बार, देखो शीट का क्वेश्चन नंबर, शीट का देखें क्वेश्चन नंबर 75। एक बार देखेंगे शीट का क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखें एक बार। क्वेश्चन कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, a solution of glycerol in water was prepared by dissolving some glycerol in 500 gram of water. In 500 gram of water, this solution has a boiling point of 100.42 degrees Celsius, while pure water boils at 100 degrees Celsius. What mass of glycerol was dissolved to make the solution, और आपको गिवन है Kb इज इक्वल टू 0.512 केल्विन केजी पर मोल। एक बार देखें, आपको इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें कुछ ग्लिसरॉल को पानी के अंदर मिलाया गया है। कुछ का मतलब वही निकालना है कितना मिलाया गया। कह रहा है जब वो मिलाया गया तो पानी 500 ग्राम था, और इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.42 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको क्या गिवन है, टीबी 100.42 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बात करता हूं प्योर वाटर का कितना दे रखा है 100, इसका मतलब T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व, इसका मतलब W भी आपको निकालना है। अब आपके पास क्या क्या है एक बार देख लें। आपने कहा सर एम भी निकालना है। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, एल्कोहल ही होता है, 3 मोलर होता है, पर इसका फॉर्मूला होता है C3H6O, ठीक है, या फिर कह सकते हैं C3H6O2। इसमें फॉर्मूला आपको गिवन होगा, या तो फॉर्मूला या तो आपको मास दे रखा होगा। इसमें आपको फॉर्मूला दिया है C3H8O3, C3H8O3। आप एक बार चेक करें, इसका मास हो जाएगा 3 × 12, 1 × 8, 16 × 3। (92 ग्राम पर मोल आ रहा है, इसका मोलर मास आ रहा है 92 ग्राम पर मोल। इसके बाद बात करेंगे WA दे रखा है 500 ग्राम। अच्छा एक चीज को समझना सर, आपने यहां पर जो यूनिट लिख रखी है वो लिख रखी है केल्विन केजी पर मोल, ये केल्विन में, पर ये दोनों डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं, तो हम लोग क्या इनको केल्विन में कन्वर्ट करें। समझो, अगर इनको केल्विन में कन्वर्ट करते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टीबी माइनस टी।
100.42 माइनस 100, इसका मतलब 0.42। समझना एक बार, अगर मैं इन दोनों को केल्विन में चेंज करूं तो इसमें भी 273.15 जोड़ने पड़ेंगे, इसमें भी 273.15 जोड़ने पड़ेंगे, और जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो फिर भी कितना ही आएगा, 0.42। तो आप इसी को इसके केल्विन में लिख सकते हैं कि 0.42 केल्विन। अब अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला होता है केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, क्योंकि इस बार ग्राम। वैल्यूज लगाएंगे, डेल्टा टीबी दे रखा है 0.42, केबी है 0.512, इंटू डब्ल्यू बी आपको निकालना है, एम बी 92 है और डब्ल्यू ए है 500 इंटू 1000। यहां से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, डब्ल्यू बी निकालेंगे 0.42 इंटू 92 अपॉन 0.512 इंटू 2। इसको सॉल्व कर ले, इतने ग्राम आपका मास आ जाएगा कि कितने ग्राम ग्लिसरॉल आपने पानी के अंदर मिलाया। इसको नोट करें जल्दी से, इसको नोट कर लो। देखें बेटा, अगला टॉपिक देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखें एक बार फिर से वही, एक बार प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आकर के इसके टॉप मोस्ट लेयर पर इकट्ठा हो जाए। समझ, किसी भी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि उसके अंदर की सारी हीट को हमने निकाल करके बाहर कर दिया, हीट ही बाहर निकल रही है तभी तो फ्रीज होगा। तो मैंने बोला कि पहले मान लो टेम्परेचर को लो कर रहे थे और वाटर के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर रहे थे, जिस पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता था और उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं तो भी वाटर पूरी तरह से फ्रीज नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से क्या करेंगे, उसके बॉइलिंग को, फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे ले जाएगा। कहने का मतलब अब उसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को और नीचे डाउन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर हमको और नीचे ले जाकर के माइनस के 1 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना पड़ा, तो ये जो डिक्रीजमेंट आया है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लेते हैं कि पहले टेम्परेचर T था, ये फ्रीजिंग पॉइंट था। फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर वाटर का। कब तक, बिफोर एडिंग NVS, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से पहले। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग NVS। NVS मिलाने के बाद ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो अब ये बताओ कि दोनों में से कम कौन सा है, कम ये है, ये ज्यादा है, ये पहले होगा, इससे इसमें डिक्रीमेंट आया है, ये कम हो गया है। तो अगर मैं यहां से डेल्टा TF निकालना चाहूं कि कितनी कमी आई है, कितनी कमी आई है, तो क्या करूंगा, T माइनस TF। क्या करूंगा, T माइनस TF, पहले का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जो फ्रीजिंग पॉइंट अब हो गया है वो। और अगर मैं बात करूं कि ये डेल्टा TF सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा KF। इस KF को कहा जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा था तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका एक और नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो बोलो एक बार, समझ गए कि नहीं। तो सर इसका एक फॉर्मूला लिख के दिखा दो। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू हो जाएगा KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। और 1000 जब WA ग्राम में दे रखा हो, जब WA किस में दे रखा हो, ग्राम।
तो क्या लगा देंगे, इनटू 1000 कर देंगे। समझ गए, इसको जल्दी से नोट करें। आगे देखेंगे बेटा, इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे, एक न्यूमेरिकल देखेंगे इस कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 63, शीट का क्वेश्चन नंबर 63 देखें। कैलकुलेट द मास ऑफ, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, और मोलर मास दे रखा है 176 ग्राम पर मोल, 176 ग्राम पर मोल दे रखा है। टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। टू लोअर इट्स freezing point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। मास बताना है, कितना मास, और आपको केएफ दे रखा है, केएफ दे रखा है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। आपको केएफ की वैल्यू दे रखी है और कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मतलब आपको डब्ल्यू भी फाइंड करना है, कितना होगा। आपको एम भी दे रखा है सर, कितना, 176 ग्राम पर मोल। आपको डब्ल्यू ए दे रखा है कितना, 75 ग्राम, और आपको के एफ दे रखा है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। और एक चीज और है, क्या आपको दे रखा है डेल्टा टीएफ। कह रहा है लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। एक बार देखें सर, मैंने कहा डेल्टा टीएफ बराबर क्या था, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। वैल्यूज रखेंगे 1.5, के एफ की वैल्यू 3.9, डब्ल्यू बी आपको निकालना है, एम बी आपको दे रखा है 176, डब्ल्यू ए दे रखा है 75 इंटू 1000। सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके डब्ल्यू बी का कितना मास आ रहा है एस्कॉर्बिक एसिड चेक करें। वन 1.5 इंटू 44 इंटू 3 अपॉन 3.9। इसको सॉल्व करें जल्दी से। और सॉल्व करके पॉइंट में निकालेंगे कितने ग्राम आ रहा है। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से।